यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, जो कि स्पेशली सीटेट के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए चल रही है। वैसे तो कोई भी स्टूडेंट देख सकता है जो टीचर बनना चाहता है, लेकिन अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 2022 या 23 में आप अपना सीटेट देने जा रहे हैं, तो दिसंबर में होगा 2022 में, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप लोग भटक रहे हैं और बेस्ट तरीके से ऑथेंटिक जो क्वेश्चंस हैं उनको नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के 15 क्वेश्चन यानी कि पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया है। ये है पार्ट नंबर 2, सेकेंड पार्ट के क्वेश्चंस इसमें कराए जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का अपना पहला सवाल है, भारतीय संसद में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? विच इज़ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लेजिस्लेशन पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी। यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सा कानून पारित किया गया है? बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी, ये पहले आई थी 1984 में। 1984 में आई थी, उसके 34 साल बाद ये अब आपको देखने को मिली थी। कितने साल बाद? 34 साल बाद 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखने को मिली थी। ये दिव्यांग व्यक्ति ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए थी। टीचर्स के लिए भी मानी जाती है, स्टूडेंट्स के लिए भी मानी जाती है, प्रबंध समितियों के लिए भी मानी जाती है। तो इसका सिर्फ दिव्यांग व्यक्तियों से संबंध नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है ऑप्शन, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। तो ये आया था इसके अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट ये नहीं था। राइट टू एजुकेशन एक्ट ये भी नहीं था। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था और इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था पूरे देश में। क्लियर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए था, ये क्वेश्चन आता है पूछने को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन की व्याख्या कौन सा इसमें से विकल्प करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन इन अ प्राइमरी क्लासरूम। एक प्राइमरी क्लासरूम में प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना को सटीक रूप से वर्णन कौन करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा का ही बढ़ावा देगा। देखिए, बहुभाषा को बढ़ावा देता है टीचर, हमेशा केवल एक मानक की बात नहीं करेगा, बहुत से प्रकार के मानकों की इसमें बात की जानी चाहिए। अगर बहुभाषाविद की बात की जाती है तो फिर यह विकल्प सही हो सकता था, लेकिन यूज लैंग्वेज ओनली, यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं होगा, मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज यहाँ पर यूज आपको करनी पड़ेंगी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है आपका। शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों को प्रति पूर्वाग्रह रखती है। टीचर होल्ड्स प्रेजुडाइज टुवर्ड चिल्ड्रन फ्रॉम अ सर्टेन कास्ट ग्रुप। यानी कि आप बच्चों को कास्ट ग्रुप में बांट देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप बच्चों को कास्ट के रूप में ग्रुप्स में या फिर उनका वर्गीकरण नहीं कर सकते, आप बच्चों का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, आप उनको रैंकिंग देने का काम नहीं करोगे, तो सीरियसन का भी आप काम यहाँ पर नहीं करोगे। तो शिक्षक जातियों के रूप में, बच्चों के समूह के रूप में अगर बांटता है तो ये एक तरीके से गलत व्यवहार उनके साथ कर रहा है। तो ये विकल्प भी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है, शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों की से कोई अपेक्षा नहीं होती। देखिए, विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों से अपेक्षा होनी चाहिए शिक्षक को। टीचर डज नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स। तो उनसे एक्सपेक्टेशंस आपको होनी चाहिए, तो ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है, ये बिल्कुल सही विकल्प होगा, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जो शिक्षक है वो उत्तरदायी होगा शिक्षा शास्त्र के प्रयोग में। टीचर्स प्रैक्टिस कल्चरली रेस्पॉन्सिव पेडागोगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों की
को परिभाषित करता है, यानी कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइंस अ गिफ्टेड स्टूडेंट। गिफ्टेड स्टूडेंट को कौन डिफाइन करेगा? शीघ्रता से सीखते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, और उसे याद रखते हैं, ये भी बात सही है। याद रखते हैं, ये बात सही है। रोट मेमोराइजेशन को इतना ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया जाता, याद करवाने को महत्व तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन याद रख रहे हैं तो रख सकते हैं। तो ये प्रतिभाशाली छात्रों की क्या है, परिभाषित कर भी ये भी करता है। सतर्क है और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, ये तो बात सही है। ये सतर्क रहते हैं, ऑलवेज अलर्ट रहते हैं, और ये कीनली ऑब्जर्वेंट होते हैं, यानी कि उत्सुक होते हैं, चीज़ों को उत्तर देने के लिए भी होते हैं, उत्सुक भी होते हैं, और किसी भी प्रश्न का अवलोकन बारीकी से करते हैं, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, परफॉर्म्स बेटर विद एक्सीलरेशन, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यानी कि तीनों के तीनों आपके स्टेटमेंट यहाँ पर प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समायोजन हेतु प्रभावशाली नहीं है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट। तो प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना, बात तो ठीक लग रही है। तीन आयामी नक्शे और चार्ट, ऐसी किताबों और बोर्ड जिनका छुआ या महसूस किया जा सकता है। दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए कंप्यूटर का उपयोग। देखिए, इसने बोला है अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझित, यानी कि इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर वो देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित हैं, तो उनके लिए अगर आप यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू गिव विजुअल प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर के माध्यम से अगर आप उनको प्रेजेंटेशन देने का प्रयास कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं निकलेगा, क्योंकि वो देख ही नहीं सकते, तो इसका कोई भी प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और यही पूछा था आपसे, नॉट कौन सा होगा, यानी कि नॉट वाले को थोड़ा सा ढंग से देखना है। स्पीकिंग क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली, आप दृष्टिबाधित जो छात्र हैं, दृष्टिबाधित जो शिक्षार्थी हैं, उनके लिए आप अगर क्लियरली बोलते हैं, एक्सप्लिसिटली स्पीकिंग करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स का आप यूज कर सकते हैं ताकि वो फील एंड टच कर सके। 3 डायमेंशनल को क्या कर सकते हैं, मैप्स और चार्ट्स को वो टच करके पता लगा सकते हैं। फेल्ट बुक्स एंड फेल्ट बोर्ड्स, यानी कि ऐसी किताबें और बोर्ड जिन्हें छुआ महसूस किया जा सकता है, ये भी उनके लिए एक तरीके से वरदान सिद्ध होंगी। तो ये तीनों के तीनों अच्छी चीज है, लेकिन नॉट के लिए कौन सा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, और यही नॉट है, इसी वजह से यही आपका विकल्प सही है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, अविकथन अजर्सन दे रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं। अजर्सन क्या है? शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। बात तो सही है सभी, और यहाँ पर स्टेटमेंट यानी कि रीजन क्या है, तर्क है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब एक बात बताइए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप विकल्प का सहारा ले सकते हैं। देखिए, बात दोनों सही है, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। विविध तरीके से, मल्टी डायमेंशनल तरीके से शिक्षक क्या कर सकता है, अधिगम करा सकता है छात्रों को। क्लियर है? तो ये बोल रहा है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, डी, ए और आर गलत नहीं है। ए इज ट्रू बट आर आर इज फॉल्स, तो आर फॉल्स है, नहीं है, बिल्कुल आर भी बिल्कुल सही है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, इनेटिबिलिटी होती है, जीन पियाजे साहब भी कहते हैं कि बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, इनेटिबिलिटी जमजात क्षमताएं होती हैं। ठीक, तो ये भी बात आपकी गलत हो गई। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, बात तो ठीक है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो व्याख्या तो कर रहा है, और ये बोला ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे से डिपेंड हैं, एक दूसरे पे, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। क्लियर है? क्योंकि अगर सभी बच्चों में सीखने की क्षमता नहीं होती तो आप अर्थपूर्ण सीखने के अधिगम विविध मौके मुहैया किसके लिए कराते, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता के कारण
कारण किसे बता सकती है? अ स्टूडेंट विद एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वुड एट्रीब्यूट्स हिज हर फेलियर इन द एग्जामिनेशन। देखिए, एक होता है नियंत्रण बाह्य आधिकारिता एक्सटर्नल लोकस, और एक होता है इंटरनल लोकस। यानी कि अगर आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, मान लीजिए फेल हो जाते हैं, तो एक स्टूडेंट होता है जो एक्सटर्नल लोकस बताता है, यानी कि मेरी किस्मत खराब थी या फिर इस तरीके के वर्णन करने लगता है, और एक होता है इंटरनल लोकेस, वो खुद में कमियां निकालता है। अगर आप खुद में कमियां निकाल रहे हो तो आप इंटरनल बात कर रहे हो, इंटरनल लोकेस की बात कर रहे हो। अगर आप दूसरों में कमी निकालने का प्रयास कर रहे हो तो एक्सटर्नल लोकेस की बात कर रहे हो। ठीक है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हो। देखिए, योग्यता में कमी, अगर कोई छात्र कह रहा है कि मैं असफल हो गया, योग्यता में कमी थी, तो इसका मतलब क्या है? वो उसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण के बाह्य आधिकारिता में विश्वास रखता है, तो इंटरनल लोकस होगा। तैयारी में कमी, मैं तैयारी नहीं कर पाया, यानी खुद में कमी निकाल रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? एक इंटरनल लोकस का लोकस ऑफ कंट्रोल है। त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, मैं अच्छे से नहीं देख पाया चीज़ों को, अच्छे से उनका विवेचना नहीं कर पाया, दृष्टिकोण मेरा ठीक नहीं था पढ़ने का, यानी कि खुद में ही कमी निकाल रहा है, यानी कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है यहाँ पर। किस्मत को दोष देना, यानी कि ये एक तरीके से किसी और के ऊपर अपनी बात को टाल देना, इसको कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि दूसरों पर अगर अपनी चीज़ों अपनी जो कमियां हैं उनको निकालना, दूसरों पर दूसरी चीज़ों पर अपनी कमियों को प्रदर्शित करना, ये बैड लक जो होगा वो आपका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा था, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल इनमें से कौन सा होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल क्रिएटिंग एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील शिक्षा कक्षा की बात करें तो इसकी बात किसने की थी? जॉन डीवी साहब ने की थी प्रगतिशील शिक्षा कक्षा की। अन्वेषक को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, बात तो बिल्कुल सही है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आप बच्चों को अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करेंगे, सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। जोखिम लेकिन लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने की तरीके, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब विद्यार्थियों को क्या करोगे? जोखिम यानी कि रिस्क लेने में सपोर्ट करोगे। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को समूह में रखना, बिल्कुल नहीं। क्लासिफिकेशन आप बच्चों का नहीं करते, वर्गीकृत नहीं करते, आप उनको बांटने का प्रयास नहीं करोगे, आप उनके एजुकेशन लेवल के हिसाब से नहीं बांटने का काम करेंगे, आप उनको ग्रेडिंग देने का काम नहीं करेंगे, आप उनको मार्क्स देने का काम नहीं करेंगे। इससे उनके बीच में आपसी मतभेद या हीन भावनाएं प्रकट हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका गलत हो गया। आकलन के विभिन्न विभिन्न विधियां, यानी कि जो आप आकलन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, उसकी विभिन्न विभिन्न विधियां होनी चाहिए। वैरायटी ऑफ मेथड्स यहां पर देखने को मिलने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका सही होगा, जिसके हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यानी कि सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो यही आपसे पूछा था प्रगतिशील कक्षा में प्रभावी तरीकों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी? लगाइए राइट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी? इनमें से कौन सी होगी सहगामी अधिगम युक्ति? ढालना नहीं, क्रमबद्धता नहीं, सामाजिक पृथक्कीकरण यानी कि सोशल आइसोलेशन आप नहीं करेंगे, सीरियशन नहीं करेंगे, शेपिंग नहीं करेंगे, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग अगर आप कर रहे हैं, टीचर भी कभी कभी स्टूडेंट से सीखता है और स्टूडेंट तो सीखता ही सीखता है। तो यहाँ पर पारस्परिक जो प्रश्न किए जाते हैं अध्यापक और छात्र के बीच में, उसी को सहगामी अधिगम युक्ति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए विभिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। मोहन ने क्या किया? विभिन्न विद्यार्थियों को आयतन यानी कि वॉल्यूम के बारे में उसको बताना है, तो वो विभिन्न धारिताओं वाले अलग अलग कैपेसिटी के उनको क्या दे देगा? पॉट्स यानी कि बर्तन दे देगा। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को कड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा।
दोनों अध्यापन अपनी कक्षा में किस शिक्षण युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? व्यवहारवाद का, ना जीना, स्पष्ट अनुदेशन, ना जीना, सक्रिय अनुदेशन, ना जीना, रचनावाद का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर देख कर सीखेगा, कंस्ट्रक्टिविज्म का फॉलो कर रहा है, यहाँ पर उसके अंदर रचनात्मकता पैदा होगी। और अलग अलग बर्तन है तो अलग अलग धारताएं हैं उनकी, तो अलग अलग चीज़ों पर वो उनको ट्राई करने का प्रयास करेगा, कुछ नया सीखने का प्रयास करेगा। इसी को कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इस प्रकार के क्वेश्चन अजर्सन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन अब सीटेट के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, अजर्सन दे रखा है, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये आपसे पूछा गया है कि जो शिक्षागत ढांचे हैं उनमें शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों को सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है। संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि जो संज्ञान है आपका उसमें संवेग, जो आपकी हाव भाव है, इमोशंस हैं, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉग्निशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प क्या होगा? देखिए दोनों ही विकल्प सही है। ये बोल रहा है बोथ आर फॉल्स, गलत हो गया। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो ये भी गलत हो गया। सी भी, ए एंड आर, ए और बी दोनों सही है, बात तो ठीक है। आर ए की व्याख्या नहीं करता, बिल्कुल व्याख्या कर पा रहा है, क्योंकि दूसरे एक दूसरे से पर डिपेंड है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या की है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्ट करा रहा हूं ताकि आप अपने एग्जाम्स के लिए टाइम को सेव कर सकें। नेक्स्ट है, अंडरस्टैंडिंग एरर्स मेड बाय द चिल्ड्रन इन एकेडमिक वर्क। जो अंडरस्टैंडिंग एरर है, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना, निम्न में से क्या है? शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना। केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करना, केवल तो वैसे ही गलत कर देता है आपके क्वेश्चन को, ओनली जब भी वर्ड आएगा तो ये गलत कर देगा। शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक, जी नहीं। केवल शिक्षक की, ना जीना। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है, बात तो बिल्कुल सही है। शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है, गलत हो जाएगा। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक, इज रिलीवेंट टू अंडरस्टैंड टीचिंग एज वेल एज लर्निंग प्रोसेस, यानी कि लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग टीचिंग, जो शिक्षण प्रक्रिया है, उसको भी आप संबंधित करेंगे, उससे भी आप प्रासंगिक रूप से जुड़े हुए होंगे, उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहीं आपकी टीचिंग ऑफ लर्निंग में कहीं कोई गलती तो नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन क्या शामिल है? समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? परासंज्ञान, ये होता है मेटाकॉग्निशन, होता है अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता के बारे में भी जागरूक होना। परासंज्ञान बिल्कुल सही है, तो विश्लेषण भी है, मनन भी है। समालोचनात्मक चिंतन के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर परासंज्ञान, विश्लेषण, मनन, मेटाकॉग्निशन, एनालिसिस और रिफ्लेक्शन तीनों के तीनों ही शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनीता, अ टीचर ऑफ 4th grade, इज फेसिंग अ सिचुएशन इन हर क्लास while several students are reporting boredom in ongoing theme. In this scenario she should, देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन है कि अनीता जो कि 4th कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट का मतलब बोरिंग महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? इसका मतलब क्या है? उसकी शिक्षण प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कमी होगी। इसका मतलब ये हो गया, उसकी शिक्षण प्रक्रिया में जो वो समझाने का प्रयास कर रही है उसमें कोई ना कोई कमी होगी। इसका मतलब ये हो गया। तो देखिए, कमी टीचर की निकाली जाएगी, स्टूडेंट की कमी कभी भी नहीं निकाली जाती है। इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें, विद्यार्थियों की अनदेखी कभी भी टीचर नहीं कर सकता है। सभी को इंक्लूसिव रूप में, समावेशी रूप में लेकर चलेगा और उनकी प्रगतिशील शिक्षा पर ध्यान देगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर ध्यान देगा, तो ये अनदेखी नहीं कर सकता। इन विद्यार्थियों को दंडित करे, विद्यार्थियों को दंडित करने का प्रावधान तो एनसीएफ ही प्रोहिबिट करता है, एनसीएफ मना करता है। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को आप दंडित नहीं कर सकते।
पाठ की विषय वस्तु और पढ़ाने के तौर तरीके पर पुनः चिंतन करना। ये बात बिल्कुल सही है, आप जो विषय वस्तु और पढ़ाने के जो तौर तरीके हैं उन पर चिंतन कीजिए। रिफ्लेक्ट ऑन द कंटेंट ऑफ लेसन एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, आप उस पर पुनः चिंतन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट टू एनकरेज देम टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड फॉर टास्क? देखिए, जो पुरस्कार होता है, दंड होता है, ये एक्सटर्नली होते हैं। पुरस्कार वगैरह, आप अवार्ड वगैरह देते हैं, ये एक्सटर्नली होते हैं। लेकिन इंटरनली आप उनको एक तरीके से प्रेरित कर रहे हैं, एनकरेज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे एज अ टीचर? जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। अरे यार, पुरस्कार नहीं देने का काम करेंगे। इंट्रिंसिकली क्या बोलना है? ये एक्सटर्नल एनकरेजमेंट हो गया। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है, ये एक्सटर्नल हो गया। सबसे अधिक स्मार्ट कौन है, ये आप क्लासिफिकेशन काम करने का काम कर रहे हो, हीन भावनाएं प्रकट हो जाएंगी बच्चों के बीच में, तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे। इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। ये वन वर्ड आंसर नहीं है, इसमें क्या है, उनके अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद पैदा होगा, और रचनावाद पैदा होगा तो वो खुद इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड इसमें हो जाएंगे। क्योंकि वर्किंग ऑन दिस इज सो इंटरेस्टिंग, लेट्स सी व्हाट ऑल वी कैन लर्न इन दिस एक्टिविटी। बचपन में आप देखते होंगे, आप रिमोट वगैरह है तो उसे तोड़ कर देखते हैं, उसमें जो सर्किट है उसमें क्या क्या होता है। सेल वगैरह को तोड़ने का मुंह से प्रयास करते हैं, ये गलत बात होती है, लेकिन आप प्रयास करते हो बचपन में, तो इन चीज़ों को आप क्या करते हो, इंट्रेंसिकली यानी कि मोटिवेटेड होते हो, आप एक तरीके से खुद देखने का प्रयास करते हो। आपके अंदर रचनावाद होता है कि इसके अंदर आखिरकार निकलेगा क्या, ये चीज़ वहाँ पर देखने को मिलती है। Those who do not finish quickly will not to go out and play the games period, ये भी गलत आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सीखने की गति क्या है? पेस ऑफ लर्निंग इज पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर होती है? बिल्कुल नहीं। पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर होती है? नहीं जी। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर होती है, ये बात सही है। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की अंतः क्रिया से संबंधित होती है। डिपेंड ऑन इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र होती है? जी बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र भी नहीं होती, परस्पर क्रिया पर निर्भर करती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कुल मिलाकर हमने अभी तक 30 क्वेश्चन कर लिए सीडीपी के, और ये 30 क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको सीडीपी के पेपर में, सीटेट के पेपर में सीडीपी से यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, इन 2 वीडियो से ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं भविष्य में।